हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को और आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा है रासायनिक बल गतिकी, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4। इसे इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप बोर्ड एग्जाम के अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। साथ ही यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नीट जेईई की तैयारी भी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से प्रश्न जरूर आते हैं। जहां हम कह सकते हैं नीट में इस चैप्टर से हर साल लगभग 2 क्वेश्चंस का आना तय होता है, वहीं जेईई मेंस में भी इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन आता ही आता है। तो यदि ये चैप्टर आप तैयार करते हैं तो आपके जेईई नीट में लगभग 4 से लेकर 8 नंबर के मार्क्स आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे। चैप्टर बहुत आसान है, बस केवल आपको थोड़ा फोकस करना है। तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आखिर रासायनिक बल गतिकी का अर्थ क्या है, तो समझते हैं। सबसे पहले रासायनिक बल गतिकी, इसका अर्थ क्या है। अब देखिए, ये रासायनिक बल गतिकी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला शब्द है रासायनिक और दूसरा है बल गतिकी। रासायनिक का अर्थ होता है रासायनिक अभिक्रिया। केमिस्ट्री में आप जानते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिसमें उत्पाद आपस में अभिकारक आपस में संयुक्त होकर के उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक का अर्थ यहां पर है रासायनिक अभिक्रिया। सेकंड वर्ड पे ध्यान दीजिए, बल गतिकी। बल गतिकी का अर्थ होता है एक प्रकार से दर मतलब समय, किसी चीज के घटित होने की जो समय दर होती है कि कितने समय में कोई चीज घटित हो रही है। अब चूंकि यहां पर किस चीज के घटित होने की बात हो रही है, रासायनिक आगे लगा है तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने की बात हो रही होगी। तो बल गतिकी का अर्थ है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने की दर क्या है। दर मतलब समय के साथ वो कितनी तेजी से अभिक्रिया घटित हो रही है अथवा कितनी धीमी गति से हो रही है। इस बात का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसी को हम कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। तो मुझे लग रहा है ये तो काफी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार परिभाषा लिख लेते हैं जिससे आपके नोट्स भी हाथों हाथ तैयार हो जाएं। तो हम लिखते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने की दर का अध्ययन किया जाए। रासायनिक अभिक्रिया कितनी तेजी से घटित हो रही है अथवा कितनी धीमी घटित हो रही है, इसका अर्थ है रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो घटित होने की दर का अध्ययन करें, साथ ही इस दर को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया जाए कि कब रासायनिक अभिक्रिया तेजी से घटित होगी, कब वह धीमे धीमे चलेगी। इस बात को हम नियंत्रित कर सकते हैं और उसका अध्ययन भी हम इसी के अंतर्गत करेंगे। तो घटित होने की दर का अध्ययन किया जाए तथा इस दर को प्रभावित करने वाले कारकों मतलब कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे यह अभिक्रिया की दर प्रभावित हो रही है। प्रभावित होने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहेंगे, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो मुझे लग रहा है परिभाषा से आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब हमने कहा कि अभिक्रिया के घटित होने की दर, इसका अर्थ एक बार आपको और बता देते हैं। हमने कहा अभिक्रिया के घटित होने की दर का क्या अर्थ है। अभिक्रिया के घटित होने की दर का अर्थ है कि अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो लिख लेते हैं यहां पर रासायनिक, कि रासायनिक
अभिक्रिया कितनी तेजी से अथवा धीमी गति से घटित हो रही है, तो हमने डेफिनेशन के थ्रू आपको रासायनिक बल गतिकी क्या होती है इसके बारे में आपको बताया। अब बात आती है कि यह तो हम समझ गए कि रासायनिक जो हमारी बल गतिकी है इसमें रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने की दर को हम क्या करते हैं, समझते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं पहले इसको देख लें। आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है, इसमें अभिकारक जो होते हैं वो उत्पादों में परिवर्तित होते हैं। तो इसी बात को हम यहां पर समझा रहे हैं। यहां पर एक एग्जांपल्स के थ्रू हम कुछ इस चीज को समझेंगे। पहला हम एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने की जो दर है वो बहुत धीमी होती है, बहुत स्लो होती है। तो कौन सी है? पहला हम कह रहे हैं धीमी दर वाली अभिक्रिया। कौन सा इसका एग्जांपल है? जैसे लोहे में जंग लगना, मुझे लगता है ये आप जानते होंगे। लोहे में जंग लगना, आपके घरों में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो लोहे की बनी हुई होंगी। आपने देखा होगा जब वो शुरू में आप उन्हें बनाते हैं तो बिल्कुल एक चमकदार सतह होती है उनकी, और कुछ समय के बाद आप देखते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आप देखते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा उसकी सतह पर एक भूरे भूरे रंग का कलर चढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें क्या लग रहा है? जंग लग रहा है। तो जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसको घटित होने में कहीं समय, लंबा समय लग जाता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं। और आप जानते हैं इस अभिक्रिया को और अधिक आप स्लो कर सकते हैं। आपके पास जो भी लोहे से बनी हुई चीजें हैं, यदि आप उनके ऊपर क्या कर दें, कुछ पॉलिश लगा दें, कोई पेंट चढ़ा दें, तो आप देखते हो वो जल्दी से उनके ऊपर जंग भी नहीं लगता। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि एक तो रासायनिक अभिक्रिया है कि लोहे के ऊपर जंग लग रहा है, और आप उसको स्लो करना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, उसको आसानी से उसके ऊपर क्या कर लीजिए, कोई पेंट कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए, तो उसकी दर क्या हो जाएगी? परिभावित हो जाएगी। यानी कि अब रासायनिक अभिक्रिया और धीमी गति से क्या होगी? घटित होगी। और यदि आप उसे तेज करना चाह रहे हो तो आप सीधे उठा करके उसको पानी में डाल दीजिए, थोड़े दिनों में देखिए उसमें क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। तो यह है हमारी धीमी गति से घटित होने वाली अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, जो अत्यधिक तीव्र गति से घटित होने वाली है। अत्यधिक तीव्र गति वाली अभिक्रिया। अत्यधिक तीव्र गति से अभिक्रिया कौन सी घटित होती है? वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें आयनिक यौगिकों का उपयोग किया जाता है, वे बड़ी तीव्र गति से घटित होती है। आयनिक यौगिक कौन कौन से हुए? हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर मैंने कहा एक मैं जली विलियन ले रहा हूं, किसका? हमने कहा सिल्वर नाइट्रेट का, यानी कि AgNO3 का मैंने एक जली विलियन लिया। जली विलियन मतलब जल में घुला हुआ है, और इसी के में हमने उसी जल में किसको घोल दिया? सोडियम क्लोराइड को और घोल दिया। अब ये अभिक्रिया बहुत तेजी से घटित होती है। ये सीधे किस में परिवर्तित होगा? ये हो जाएगा AgCl में प्लस NaNO3 में यह अभिक्रिया घटित हो जाती है। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? ये हमारे होते हैं, इनको हम कहते हैं अभिकारक, और इसको क्या कहते हैं? ये हमारे होते हैं उत्पाद। अभिकारकों को इंग्लिश में रिजेंट कहा जाता है, तो R से प्रदर्शित करते हैं। उत्पादों को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहा जाता है, इसलिए इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तित होने की क्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां अभिकारक कौन कौन से? AgNO3 यानी कि जिसे हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा ये क्या है? ये आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड। इससे क्या बन रहा है? ये सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड, और ये बन रहा है सोडियम नाइट्रेट। इसका निर्माण हो रहा है।
ये अभिक्रिया तुरंत घटित होती है और साथ ही इसमें जो AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है, ये अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। अवक्षेप, जिसे इंग्लिश में PPT कहा जाता है। सफेद सफेद रंग का एक पदार्थ आपको मिलेगा जो कि जलीय विलयन की तली पर चले जाता है, उसके नीचे वाली जो बेस होता है वहां पर पहुंच जाता है और यह अभिक्रिया तेजी से घटित होगी। अब आप कहोगे सर ये तेजी से घटित क्यों होती है? प्यारे बच्चों, ये तेजी से इसलिए घटित होती है क्योंकि ये सिल्वर नाइट्रेट तथा सोडियम क्लोराइड यह हमारे क्या है, एक प्रकार से आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक मतलब ये आयनों से मिलकर के बने हुए हैं। कैसे? हम यदि AgNO3 की बात करें, ये हमारा Ag प्लस तथा NO3 माइनस से मिलकर के बना होता है। दूसरा NaCl की बात करें तो यह भी हमारा Na प्लस तथा Cl माइनस से मिलकर के बना होता है। तो जब AgNO3 को जल में घोला जाता है, इसका जलीय विलयन लिया जाता है, तो तुरंत ये AgNO3 Ag आयन तथा NO3 आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे NaCl यानी कि नमक को या सोडियम क्लोराइड को जल में डाला जाता है, तो जैसे जलीय विलयन में ये पहुंचता है, तुरंत इसमें भी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाते हैं। अब अभिक्रिया क्या घटित होनी है? ये तो पहले से तैयार हैं, ये केवल क्रॉस रिएक्शन करते हैं। क्रॉस रिएक्शंस मतलब आप Ag जो पहले Na3 के साथ था वो सीधे जुड़ जाता है किसके साथ? Cl के साथ, क्योंकि इसमें धनावेश है, इसमें ऋणावेश है। इसी प्रकार सोडियम का जो आयन होता है वो सीधे किसके साथ जुड़ता है? NO3 के साथ जुड़ता है और यहां पर इस प्रकार की अभिक्रिया मिल जाती है। क्योंकि ये एक प्रकार की हम कह सकते हैं आयन बेस्ड रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसलिए तुरंत घटित होती है। इसके घटने में कोई समय नहीं लगता, यह अत्यधिक तीव्र गति से होती है। तो यह भी आप समझ में आ गई। अब तीसरा हम समझते हैं जो मध्यम गति की अभिक्रियाएं होती हैं। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है मध्यम गति की अभिक्रिया। मध्यम गति की अभिक्रिया कौन सी होती है? जैसे आपने अमोनिया देखा होगा, अमोनिया बनने की विधि N2 प्लस H2 से बनता है NH3। समीकरण को संतुलित करना चाहें तो यहां पर आप 2 लगा दीजिए तो नाइट्रोजन संतुलित हो गया, और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहां 3 लगा दिया। ये क्या है? यहां पर ये नाइट्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये क्या बन रहा है? अमोनिया। ये जो हमारी है मध्यम गति से ये अभिक्रिया घटित होती है। आप कहोगे सर यहां पर तीव्र गति से हो रही है, ये मध्यम गति से क्यों हो रही है? प्यारे बच्चों, इसलिए हो रही है क्योंकि यह अभिक्रिया आयनों के ऊपर आधारित थी। आयन पहले से बने हुए थे, कोई हम कह सकते हैं कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा, कोई नया जल्दी से कोई बॉन्ड का निर्माण नहीं हो रहा, सीधे आयन पहले से है, बस आयनों को एक दूसरे के संपर्क में आना है, सीधे से अभिक्रिया घटित हो गई। जबकि इन अभिक्रियाओं में क्या होता है? इन अभिक्रियाओं में कुछ हम कह सकते हैं सहसंयोजक बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। जैसे जो N2 है, या आप जानते हैं नाइट्रोजन के 2 परमाणु जब एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं तभी ये नाइट्रोजन का एक आपको अणु प्राप्त होता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन भी आप कह सकते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब आपस में संयुक्त होते हैं, सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, तब कहीं जाकर के क्या होता है? हाइड्रोजन का एक अणु तैयार होता है। तो यहां पर सहसंयोजक बंधे हैं, इन बंधों का टूटना, नए बंधों का निर्माण, इसमें क्या लगता है? समय लगता है। और इसी के कारण हम कहते हैं यह अभिक्रिया क्या है? मध्यम गति की अभिक्रियाएं होती है। तो आपको ध्यान देना है, हमें इस चैप्टर में केवल इस प्रकार की अभिक्रियाओं का ही अध्ययन करना है, क्योंकि इस वाली ये अभिक्रियाएं तो बहुत तेजी से घटित हो रही हैं, इनको घटित होने में समय नहीं लगता, तुरंत आपने डाला तुरंत रिएक्शन हो गई। तो ऐसी अभिक्रियाओं का भी अध्ययन हमने इस चैप्टर में सामान्यतः नहीं करना है। और जो अभिक्रिया बहुत धीमी गति से हो रही है, इन अभिक्रियाओं को भी का अध्ययन भी हम इस चैप्टर में सामान्यतः नहीं करेंगे। तो हम मुख्य रूप से किन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे? जो अभिक्रिया मध्यम गति से घटित होती हैं, उन अभिक्रियाओं का अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो फिर आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम क्या करते हैं? इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह समझा कि रासायनिक बल गतिकी होती क्या है। अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है एनसीईआरटी का 4.1। यह है रासायनिक अभिक्रिया वेग, जिसे इंग्लिश में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अभिक्रिया वेग का क्या अर्थ हुआ? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अभिक्रिया वेग से अर्थ होता है, या इससे पिछले वाले हमने टॉपिक में समझा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होते हैं। अब अभिक्रिया के वेग को, या हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितनी तेजी से घटित हो रही है, इस बात को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि अभिकारक
उत्पादों में कितनी तेजी से अथवा कितनी धीमी गति से परिवर्तित हो रहे हैं। और वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था, हम मुख्य रूप से इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे उन रासायनिक अभिक्रियाओं का जिनकी गति, जिनका हम कह सकते हैं जो वेग है, न तो अत्यधिक तीव्र हो न अत्यधिक स्लो हो, बीच की जो मध्यम गति की मॉडरेट जो हमारी रिएक्शंस होती है उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि इसमें होता क्या है कि जो अभिकारक होते हैं वो उत्पादों में परिवर्तित होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक परिवर्तित हो रहे हैं किसमें? उत्पाद में। यदि अभिकारक को मैं R से रिप्रेजेंट करूं, जिसे रिजल्ट कहा जाता है इंग्लिश में, उत्पाद जिसे मैं P से प्रेजेंट करूं, जिसे प्रोडक्ट कहा जाता है, इसका अर्थ है कि एक रासायनिक अभिक्रिया को या एक सिंपल रासायनिक अभिक्रिया को मैं प्रदर्शित कर रहा हूं जिसमें R परिवर्तित हो रहा है P के रूप में, यानी कि रिजल्ट परिवर्तित हो रहे हैं किसमें? प्रोडक्ट के रूप में। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी दर को कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे कि यह तीव्र गति की है, मध्यम गति की है, या फिर हम कह सकते हैं अत्यधिक तीव्र गति की है? किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने का एक तरीका है कि आपको यह ज्ञात करना पड़ेगा कि समय के साथ कितनी तेजी से अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। अब हमने बोल तो दिया कि अभिकारक उत्पाद में कितनी तेजी से परिवर्तित हो रहा है, यह आपको ज्ञात करना है। लेकिन अभिकारक के किस गुण को देखेंगे आप कि जिससे आपको पता चलेगा कि यह उत्पाद में बदल गया? या उत्पाद के किस गुण को देखेंगे आप कि आपको यह पता चल जाए कि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो चुका है? कौन सा ऐसा गुण होगा? तो यहां पर आपने एक बात ध्यान देनी है कि मुख्य रूप से इस चैप्टर में जो हम डील करेंगे, इस चैप्टर में जो हम अध्ययन करेंगे, वे सारे के सारे उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिसमें अभिकारक जो हमारे होते हैं वो जलीय विलयन के रूप में उपस्थित होते हैं, और जो उत्पाद होते हैं वह भी जलीय विलयन के रूप में उपस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि अभिकारक तथा उत्पाद जलीय विलयन के रूप में उपस्थित हों, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में उपस्थित हों, तो इस प्रकार के अभिकारकों तथा उत्पादों की ट्रांसफर होने की, वेग परिवर्तन की, या अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन होने की दर को हम नापेंगे सांद्रता के पदों में। ध्यान रखिएगा मेरा शब्द जिसको मैं कह रहा हूं, सांद्रता के पदों में, यानी कि कंसंट्रेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। और कंसंट्रेशन भी कौन सा? जिसे हम कहते हैं मोलारिटी, यानी कि मोलरता के पदों में। तो ध्यान क्या रखना है आपने कि यह तो हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहली स्थिति में यदि अभिकारक तथा उत्पाद जलीय अवस्था में हो, जलीय अवस्था या जलीय विलयन में हो, ऐसे भी लिख लीजिए, जलीय विलयन में हो, तो इन्हें सांद्रता के रूप में, सांद्रता के रूप में या पद में मापा जाता है, मापा जाता है। तो अभिकारकों की सांद्रता तथा उत्पादों की सांद्रता में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन की माप ही आपको बताएगी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होगा। अभी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अब दूसरा प्रकार भी समझ लीजिए। यहां पर दूसरा है, यदि आपके अभिकारक, मान लो अभिकारक तथा उत्पाद जलीय अवस्था में ना हो, जलीय विलयन की अवस्था में ना हो, दोनों गैसीय अवस्थाओं में हो, तब आप कैसे नापेंगे? क्योंकि गैसीय अवस्था में नापने के लिए आप सांद्रता को नहीं नाप पाएंगे। तो जलीय अवस्था में यदि नहीं है, गैसीय अवस्था में आपके अभिकारक तथा उत्पाद, तो वहां पर आपको नापना पड़ेगा आंशिक दाब को। ध्यान रखिएगा इन दोनों बातों को। एक नंबर का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि यदि आपके अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के दोनों हम कहें कि गैसीय अवस्था में हैं, तो आप उनको कैसे मापेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को मापने के लिए किस चर का उपयोग करेंगे? तो वहां पर आएगा आपका आंशिक दाब को। तो यहां पर यह बात लिख रहे हैं हम, यदि अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में हो, अवस्था में हो, तो इन्हें आंशिक दाब के रूप में मापा जाता है, मापा
जाता है। बस फिलहाल इतनी बात आपको समझ लेनी है, इसमें ज्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना है, क्योंकि इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे इसके रूप में, जली विलयन के रूप में। तो अब इसको जरा थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हमने कहा कि मेरे पास एक अभिकारक था R, ये कैसा है, जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में, और यह परिवर्तित हो गया किसके रूप में, हम कह सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में, और यह भी कैसी अवस्था में है, जलीय अवस्था में। अब आपसे कहा जाए कि भाई इस अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए, तो कैसे करेंगे। मैंने आपको समझाया कि यदि ये जलीय अवस्था में है तो आपको ज्ञात करना है कि इसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितने समय में परिवर्तन हो रहा है, इसको नाप लीजिए। या फिर आप ये नाप लीजिए कि जो हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है, वो कितने समय पर जो उत्पाद है उसकी सांद्रता में कितनी वृद्धि हो रही है, इसको माप लीजिए। तो इसी से हमारे को पता चलेगा कि जो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्या होगा। तो हमने कहा सांद्रता का समय के साथ मापन, और इसकी भी सांद्रता का समय के साथ मापन। तो आप कह रहे होंगे सर सेम है, पर साथ में एक बात और ध्यान रखना, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है तो जो हमारे अभिकारक होते हैं इनकी सांद्रताएं घटती हैं, और उसी के समानांतर, उसी के अनुक्रमानुपाती रूप में जो उत्पाद होते हैं उनकी सांद्रताएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो हमने कहा अभिकारकों की सांद्रता घटती है, और ठीक इसी प्रकार से उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। यानी कि अभिकारक घटेंगे, अभिकारकों की मात्राएं घटेंगी जलीय विलयन में, और उत्पादों की मात्राएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। यही तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है कि क्या है, जो हमारे अभिकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं, तो अभिकारकों की क्या हो रही है, घट रही है, और उत्पादों की क्या हो रही है, बढ़ रही है सांद्रता। यह बात आपको जरूर समझ में आनी चाहिए। तो अब यदि हमें ये बातें समझ में आ गई तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं, हम कहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की घटती, अभिकारकों की सांद्रता अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर के रूप में ज्ञात किया जाता है, दर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे लिख लेते हैं, दर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्यारे बच्चों, जो मैं डेफिनेशंस यहां लिखता हूं ना, ये डेफिनेशंस में 100% मेरी ये कोशिश होती है कि जो हम यहां पर समझ रहे हैं उसी को समराइज करके लिख लिया जाए, इसको कहीं कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इस परिभाषा को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप लिख सकते हो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की घटती सांद्रता की दर के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, या आप यह भी लिख सकते हो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उत्पादों की बढ़ती सांद्रता के दर के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब दर शब्द का अर्थ है, दर मैंने आपको बताया था, दर का अर्थ होता है समय। जब आप वेग की परिभाषा देते थे फिजिक्स में तो लिखते थे आप विस्थापन की दर को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जब आप त्वरण की परिभाषा देते थे तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सीधे दर मतलब समय के साथ परिवर्तन। तो ठीक वहां पर यहां पर भी वही चीज आ रही है। तो इसका अर्थ है, यदि मैं लिखूं रासायनिक अभिक्रिया के वेग की बात करूं तो लिखते हैं वेग बराबर
अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या आ जाएगा, समय। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या आ जाएगा, समय। आप इन दोनों रूप से इसको प्रदर्शित कर सकते हो वेग को, या तो ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला, दोनों सेम चीज हैं। आप जैसे जैसे अभिकारक घटेंगे वैसे वैसे ही उत्पाद बढ़ेंगे, इनमें अनुक्रमानुपाती का संबंध है। तो किसी भी एक की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो ज्ञात कर लीजिए, वही क्या होगा, अभिक्रिया का वेग होगा। और इस वेग को सामान्यतः हम कहते हैं औसत वेग, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक पदार्थ है, अभिकारक ले लेते हैं, मान लेते हैं R है। ये प्रारंभ में जो था, या हम ले लेते हैं ज्यादा डिटेल में तो इसको अगले स्लाइड में आपको बताएंगे, कि मान लेते हैं t बराबर 0 पर अभिकारक जो था वो था R, और उत्पाद को मैं P से प्रदर्शित कर रहा हूं, ऐसे समझेंगे। और t बराबर 0 पर ये हमारा R ही था, ये हमारा क्या था, 0। t बराबर t1 समय पर जो अभिकारक रह गए वो R1, और उत्पाद हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं ये P1 है। t बराबर t2 समय पर जो अभिकारक रह गया वो हो गया R2, और उत्पाद क्या हो गया, P2। अब यहां पर एक बात और समझनी है, अभिकारकों की मात्राएं घट रही हैं, उत्पादों की मात्राएं बढ़ रही हैं। इसका अर्थ है कि जो R2 है उसका मान कम होगा, किससे, R1 से। लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए जो P2 है उसका मान ज्यादा होगा, किससे, P1 से। इस बात को ध्यान रखना आप। तो अब हम कहें जरा हमें वेग ज्ञात करना है, तो समय अंतराल ले रहा हूं, मान लेते हैं समय मैंने ले लिया, समय अंतराल का अर्थ समझते हो कि दो समयों के बीच का अंतर, उसे कहते हैं समय अंतराल। मैं कहूं कि 1 बजे का समय है और 3 बजे का समय है, बताइए समय अंतराल कितना होगा। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो समय अंतराल क्या आएगा, 2 घंटा। 2 घंटा अंतराल है, जबकि 1 बजे 2 बजे क्या है, वो किसी क्षण विशेष का समय है। तो ये क्या आ गया, समय अंतराल। तो समय अंतराल मैं ले रहा हूं, t2 में से t1 को घटा रहा हूं, जिसे मैं डेल्टा t से प्रदर्शित करूंगा, और ये हो गया t2 माइनस t1। ये समय अंतराल लिया। तो अब अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, वेग की बात कर रहे हैं, ये बराबर किसके होगा, इसको लिख लेते हैं, बराबर अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। समय कितना है, डेल्टा t। तो t2 समय पे कितना था, हम कह सकते हैं ये था R2, तो ये हमारा आ गया R2। t2 समय पे अभिकारक की मात्रा कितनी थी, R2, और माइनस कर देना है t1 समय पे अभिकारक, ये क्या है हमारा, ध्यान रखना इसको आप भूलना मत, यह है अभिकारक और यह है उत्पाद। तो अभिकारक की मात्रा t2 समय पे थी R2, तो t2 समय पे हो गया R2, और माइनस t1 समय पे कितनी है, t1 समय पे कितनी है, R1, तो R2 माइनस R1 बटे समय अंतराल कितना है, डेल्टा t। और डेल्टा t को हम सीधे यहां पर ऐसे ही लिख लेते हैं, सीधे t2 माइनस t1 लिख लेते हैं, t2 माइनस t1। तो हमने कहा R2 माइनस R1 को हम देख रहे हैं, चूंकि R2 का मान छोटा है R1 से, तो जो भी मान आएगा वो नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि यहां बता चुके हैं जैसे जैसे समय बीतेगा अभिकारक की मात्रा घटेगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी, इसलिए R2 में से R1 को घटाएंगे तो जो भी मान आएगा वो माइनस में आएगा। तो माइनस R2 और R1 का अंतर मान लेते हैं क्या है, डेल्टा R बटे t2 माइनस t1 को मैंने प्रदर्शित किया है डेल्टा t से। तो आपको पता चल गया कि अभिक्रिया का वेग, जिसे हम कहते हैं औसत वेग, उसका मान आ गया माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा t, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब ये R, ये जो R1 R2 हैं, ये हमने ली है सांद्रताएं, किसकी, ये हमारी R जो है वो अभिकारकों को प्रदर्शित कर रही है, और ये जो P है, P, P1, P2, ये प्रदर्शित कर रही है उत्पादों की सांद्रताओं को।
तो ये हमने निकाल लिया इस वाले फार्मूले से। अब इससे देखें, ये हमारा कौन सा है, ये भी औसत वेग ही है, औसत वेग। इसको समझिए, ये बराबर क्या आ जाएगा, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन। अब उत्पाद समझिए, यही हम समय अंतराल ले रहे T2 माइनस T1, तो समय अंतराल कितना आ गया, ये हमने ले लिया T2 माइनस T1 समय अंतराल हमने ले लिया। अब T2 माइनस T1 ले लिया, तो T2 के समय पर हम देख रहे हैं उत्पाद का मान कितना था P2, तो ऊपर लिख लिया P2। और T1 के समय पर उत्पाद का मान कितना था, या उत्पाद की सांद्रता कितनी थी P1, तो माइनस क्या लिख लिया P1। अब हम जानते हैं P2 का मान P1 से बड़ा है, इसलिए बड़े में से छोटा घटाएंगे तो मान धनात्मक ही प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं, बराबर प्लस P2 माइनस P1 को मैं प्रदर्शित कर रहा हूं डेल्टा P से, बटे T2 माइनस T1 को मैंने प्रदर्शित किससे करा, डेल्टा T से, और यही हमारा किसको प्रदर्शित करेगा, औसत वेग को। तो किसी भी अभिक्रिया के वेग को आप प्रदर्शित कर सकते हैं अभिकारकों की सांद्रताओं में परिवर्तन की दर से, या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर के रूप में। दर क्या है, आपको क्या करना है, सीधे समय से भाग दे देना है, समय अंतराल से भाग दे देना है। जितने समय अंतराल में उत्पादों अथवा अभिकारकों की सांद्रताओं में परिवर्तन हो रहा है, उस समय अंतराल में जो जो अंतर आया इन दोनों में, उससे भाग दे दीजिए समय से, वही आपका क्या हो जाएगा, औसत वेग ज्ञात हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये काफी आसान है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी होता है यदि आप अभिकारक ले रहे हैं, और औसत वेग को यदि आपको उत्पादों के रूप में प्रदर्शित करना है तो ये प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के पदों में व्यक्त किया जाएगा। ये दोनों ही फार्मूले ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट हैं, और यदि आप अंकित प्रश्न करेंगे तो उसमें इसका आपका बहुत उपयोग होगा। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर इसी चीज को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के आपके सामने रखेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को यहां पर कुछ परेशानी हो रही है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, प्यारे बच्चों पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। यदि समझना है तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, एक एक स्टेप देखिए। कुछ चीजें हो सकता है एक स्टेप पे आपसे मिस हो जाएं, अगले स्टेप पे वही चीजें आपके क्या हो जाएगी, कवर हो जाएंगी। तो एक बार नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने अभिक्रिया के वेग को समझा और उसके फार्मूले को भी जाना कि किस प्रकार से हम उसके फार्मूले को प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा था अभिक्रिया का वेग, जिसे हम औसत वेग भी कह सकते हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यानी कि जिसे हम कहते हैं अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। जो डेल्टा शब्द आता है, डेल्टा चिन्ह आता है, जिसको हम त्रिभुज से प्रदर्शित करते हैं, वो प्रदर्शित करता है परिवर्तन को। तो पहला फार्मूला था औसत वेग का, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या औसत वेग बराबर होता है उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इन दो सूत्रों से हमने इसको प्रदर्शित किया। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो भी डाउट्स होंगे वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो अब एक रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। मान लेते हैं मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया ली, रासायनिक अभिक्रिया हम ले रहे हैं, और सीधे इसमें ले रहे हैं। मान लेते हैं इसमें जो R है वो परिवर्तित हो रहा है, किसके रूप में, P के रूप में। थोड़ा सा इधर की ओर बना रहे हैं इसको। R हमारा परिवर्तित हो रहा है किसके रूप में, P के रूप में। अब हम एक कुछ आंकड़े लेकर के इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां पर ले लेते हैं समय। जब समय था t बराबर 0, तो R यानी कि जो हम कह सकते हैं अभिकारक थे, उनकी मात्राएं मेरे पास थी। मान लेते हैं ये R है, और R का जो मैक्सिमम मान मैं ले रहा हूं, इसकी जो सांद्रता ले रहा हूं, वो मान लेता हूं मैं कितनी है, 10 है। 10 क्या है, अभिकारक की सांद्रता है। ध्यान रखिएगा, R अभिकारक है और 10 क्या है, उसकी सांद्रता। और जब समय 0 था तो केवल अभिकारक ही रहे होंगे, अभिक्रिया भी शुरू नहीं हुई थी, तो हम कह सकते हैं उस समय अभिकारक की मात्रा पूर्ण थी, और जो उत्पाद था वो हमारे पास क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अब समय ले लेते हैं t बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का समय लेते हैं। तो मान लेते हैं अभिकारक जो थे उनकी मात्राएं परिवर्तित होकर के कितनी हो गई, 7।
तो 10 में से 3 कम हो गए, यही 3 किस में परिवर्तित हो गए होंगे? उत्पाद में परिवर्तित होंगे। तो उत्पाद की मात्रा कितनी आ गई? 3। अगले स्टेप में t बराबर 2 में फिर से हमने कहा अभिकारक जब 1 सेकेंड का और समय बढ़ा तो हम कहते हैं अभिकारक और घट गए, इनकी मात्रा रह गई मान लेते हैं 4। तो फिर से कितनी कम हुई? 7 में से 4 गया 3। तो इसका अर्थ है कि यहां पर उत्पाद की मात्रा कितनी होगी? यहां तक 3 थी और 3 और हो गए, यानी कि टोटल कितनी होगी? 6। आप देख रहे होंगे जितना यहां से कम हो रहा है उतना यहां पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगले स्टेप, ये आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा ले t बराबर जब समय था 3 सेकेंड, तो जो अभिकारक थी उसकी सांद्रता हमें प्राप्त होती है 2, और हम कहें उत्पाद की जो सांद्रता थी वो कितनी हो गई थी? 8। इसके बाद t बराबर 4 सेकंड की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं जो अभिकारक की जो सांद्रता थी वो हो गई हमारी मान लेते हैं 1, यानी कि वो 1 घट गई। तो उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी? 8 + 1 9। और t बराबर 5 सेकंड में अभिकारक की सांद्रता हो गई 0 और उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी? 10। तो यदि आपको ये आंकड़े समझ में आ जाएंगे तो आप आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। फिर से समझा रहा हूं। शुरू में मान लेते हैं हमारे पास जो उत्पाद था, अभिकारक था, वह क्या था? उसकी सांद्रता थी 10। क्वांटिटी समझ लीजिए आप, सीधे मान लो तो वो 10 ग्राम था, ऐसे मान लीजिए अभी, क्योंकि सांद्रता हो सकता है आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो। यहां पर हम सांद्रता को जो नापेंगे, सांद्रता का तरीका वह हम नापेंगे मोलरता के पदों में, यानी कि मोल प्रति लीटर के पदों में। तो मान लीजिए ये शुरू में 10 थी, उत्पाद तो बना ही नहीं रहा होगा, जब समय 0 रहा होगा तो उत्पाद था 0। फिर 3 सांद्रता इसकी कम हो गई, मान लो तो 10 ग्राम था, 10 में से क्या हो गया? 3 ग्राम घट गया, केवल ये 7 ग्राम रह गया। तो उत्पाद कितना बच गया होगा? 3 ग्राम बच गया होगा, ऐसे समझ लीजिए। फिर अगले 1 सेकंड में फिर से ये 3 ग्राम कम हुआ तो ये 3 ग्राम बढ़ गया, ये 3 का कितना हो गया? 6। हर स्टेप पे देखोगे तो टोटल योग 10 ही आएगा। 10 + 0 10, 7 + 3 10, 6 और 4 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10, 10 + 0 10। क्योंकि जितना आर परिवर्तित होगा उतना ही उत्पाद क्या होगा? बनेगा। तो हमने कहा अगले स्टेप पे ये 3 कम हुआ तो यहाँ 3 बढ़ गया, अगले स्टेप पे ये 2 कम हुआ तो ये 2 बढ़ गया, अगले स्टेप पे ये 1 कम हुआ तो ये 1 बढ़ गया, अगले स्टेप पे ये 1 कम हुआ तो ये 1 बढ़ गया। तो इस प्रकार से हमने इसे बना लिया। अब हम कहें यहां पर कि आपको बताना है अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो यहां पर हम आसानी से लिख सकते हैं औसत वेग। औसत वेग बराबर, हमने कहा औसत वेग बराबर होता है डेल्टा आर माइनस में, यदि हम किसका ले रहे हैं? अभिकारकों का, बटे डेल्टा टी। अब डेल्टा आर अब किसी भी चीज में ले लीजिए, मान लेते हैं कोई से भी 2 आंकड़े मैंने ले लिए, ये आंकड़े में ये ले रहा हूं, मान लेते हैं ये आंकड़े हमने ले लिए, ये आंकड़े ले रहे हैं, समझ लो। अब ये आंकड़े लिए तो आप देखिए इसमें ये हमारा किसको प्रदर्शित करेगा? R1 को। ये किसको प्रदर्शित करेगा? R2 को। ये प्रदर्शित करेगा P1 को, ये प्रदर्शित करेगा P2 को, ये प्रदर्शित करेगा T1 को और ये प्रदर्शित करेगा T2 को। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी। तो औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। डेल्टा आर यानी कि माइनस, ये होगा R2 माइनस R1 बटे डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1 बराबर माइनस। अब देखिए R2 का मान कितना है? R2 का मान है 2, तो लिख लिया 2 माइनस R1 का मान कितना है? 4, तो 2 माइनस 4 बटे T2 का मान कितना है? 3 और T1 का मान कितना है? 2 माइनस 2। तो 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -2। और आगे की ओर आप देख रहे होंगे ये भी माइनस है, ये माइनस का निशान है तो ये मैंने यहां लगा दिया। 4 में से 2 गया, ये हो गया -2 और नीचे आ गया 3 में से 2 गया 1। तो 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा और माइनस के माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी कि अभिक्रिया का वेग कितना आया? +2 आ गया। तो ये तो आपने क्या लिया था? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी वाला फार्मूला लिया था, यानी कि अभिकारकों में कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, उसको हमने ज्ञात किया। अब दूसरा तरीका भी ले लीजिए कि प्रोडक्ट में कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तब अभिक्रिया का वेग निकालें। देखिए क्या बराबर आते हैं। तो दूसरा तरीका ले रहे हैं हम, औसत वेग, यह इसका फार्मूला भी हमने लिखा था डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा पी बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा
P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 बटे नीचे आ जाएगा T2 माइनस T1 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए P2 का मान कितना है 8, तो इसको लिख लिया हमने 8, और P माइनस P1 का मान कितना है 6, तो यहां लिख लिया 6 बटे नीचे क्या गया T2 माइनस T1, तो T2 का मान तो 3 ही है, ये हो गया 3 माइनस T1 का मान कितना है 2, तो 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो 1 आ गया, और 8 में से 6 गया 2, तो मान कितना आ गया +2 आ गया। तो औसत वेग यहां भी +2 आया है, ऊपर वाले जब हमने अभिकारकों की सहायता से निकाला था तो भी +2 आया है। तो आपने देखा जो ये मान है औसत वेग का, वो दोनों ही विधियों से आप निकालें, दोनों का मान समान आता है। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस चीज को, औसत वेग को, अभिक्रिया के औसत वेग को ग्राफ के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्राफ के द्वारा कैसे प्राप्त करना है आप ये समझिए। हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, 2 ग्राफ बनाएंगे, एक ये अभिकारक वाला, अभिकारक के सूत्र से, और एक दूसरा ये उत्पाद वाले से। ये क्या है उत्पाद वाले से, इन दोनों से समझेंगे। तो इस तरीके से बना रहे हैं, ये हम सबसे पहले बना रहे हैं। इसमें ऊपर की दिशा में जो ये है अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता ये है, और नीचे ये जो है ये अभिकारक की सांद्रता है, और नीचे ये क्या है समय। तो आप जानते हैं ये हमारा होता है मूल बिंदु यानी कि 0। समय हमने क्या लिया था 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों को ग्राफ बनाना नहीं आता है, मैं जानता हूं। मैं यहां पर आपको डिटेल में यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्राफ आप कैसे तैयार करते हैं। और यह चीज अगर आपने यहां सीख ली तो न केवल आपकी केमिस्ट्री में बल्कि आपकी फिजिक्स में भी बहुत काम आने वाली है। हालांकि क्लास 9th और 10th के मेरे वीडियोस देखेंगे यदि आप, फिजिक्स के क्लास 9th और 10th में जो मैंने बनाए हैं उसमें ग्राफ्स को बहुत डिटेल में समझाया गया है। तो फिलहाल हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं आपका काम चलने वाली बात। तो यहां पर हमने कहा 2 चर हैं, एक अंश में क्या था हमने कहा अभिकारक था, उसमें परिवर्तन हो रहा था, और हर में क्या था दूसरा चर था जो कि हमारे पास समय था। तो समय को हमने प्रदर्शित किया है एक्स अक्ष पर, यह हमारी अक्ष होती है एक्स अक्ष, यह समय यानी कि डेल्टा टी, और यह दूसरी अक्ष होती है ये होती है वाई अक्ष। इसमें हमने ली है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता कौन सी है, ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है यह समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। तो यह हमने देखना है। अब आप देख रहे हो सांद्रता 10 से घट करके 0 में पहुंची, तो कैसे लिखेंगे यहां पर लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 ले लिया हमने यहां पर। तो अब ग्राफ प्लॉट करना है अपने। तो ग्राफ प्लॉट करने का काफी आसान तरीका है। ये आपके पास 2 डाटा दिए हैं, पहला ये क्या चीज है जो एक्स अक्ष पर हमें दिया हुआ है, ये क्या है दूसरी चीज जो हमें कहां ली है हमने वाई अक्ष पर ली है। तो सबसे पहले देखिए एक्स अक्ष पर ये हमारे पास पहला है डाटा नंबर 1, डाटा नंबर 2, डाटा नंबर 3, डाटा नंबर 4, डाटा नंबर 5, डाटा नंबर 6। ये 6 हमारे पास आंकड़े, इनके सामने ये मान रखे हुए हैं। इसको यहां तक बढ़ा दें, यहां तक है। तो अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे इसको प्लॉट करेंगे, अच्छे से समझ लीजिए, काफी काम आएगा। तो सबसे पहले देखिए जब समय है t बराबर 0, तो देखिए t बराबर 0 क्या है, ये समय अक्ष है, ये वाली t डेल्टा t समय अंतराल, ये t है, डेल्टा t ने लिख करके केवल t लिखेंगे। तो ये हमारी समय अक्ष है। इसमें 0 कहां है, यहां पर। तो जब t का मान 0 था तो r का मान 10 था, तो ये t अक्ष पर क्या है, ये चीज क्या है 0, तो 0 यहां पर है। r यानी कि अभिकारकों की मात्रा वो कितनी है 10, 10 कहां पहुंचा, यहां पर पहुंच गया, तो एक हमने डॉट यहां पर बना दिया। तो पहला आंकड़ा मिल गया, t बराबर 0 पर 10 हमने निशान लगा लिया ग्राफ में, t बराबर 1 पर 7 है, ध्यान रखिए। अब t बराबर 1 यानी कि यहां से इधर की ओर जाइए, ये हमारा है t बराबर 1। इस पर r का मान कितना है, r का मान है यहां पर 7।
तो कैसे करेंगे, एक यहां से एक डॉट डॉट लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और यहां से एक ऊर्ध्वाधर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। नीचे से एक लाइन ऊपर की ओर खींचिए, यहां 7 से एक क्षैतिज रेखा इधर खींचिए, जहां दोनों एक दूसरे को काटे वही हमारे पास क्या होगा, अगला बिंदु हमें मिलेगा। तो पहला बिंदु यहां मिला था, दूसरा बिंदु हमें यहां मिल गया। तीसरा देखें, जब t बराबर है 2 तो r का मान कितना है, 4। अब t बराबर 2 देखिए कौन सी है, ये वाला। तो यहां से एक डॉटेड लाइन ऐसे कि मैंने खींच दी और t बराबर 2 पर r का मान कितना है, 4। तो 4 ये है, यहां से मैंने एक डॉटेड लाइन ऐसे खींच दी। तो कहां इन दोनों ने काटा, यहां पर एक दूसरे को काट दिया। तो हमने क्या करा, यहां पर एक निशान लगा दिया। ये हमारा दूसरा आंकड़ा हो गया। t का मान 2 और r का मान, ये पूरा किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, ये r को प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये t को प्रदर्शित कर रहा है। तो t का मान 2 तो r का मान कितना है, 4। ये हमने यहां पर बना लिया, t बराबर 2 r बराबर 4। तीसरा ये वाला, चौथा, जब t का मान है 3 तो r का मान 2। हाँ बिल्कुल सही है। जब t का मान है 3 तो r का मान कितना हो गया, 2। तो t का मान हो गया 3, r का मान कितना हो गया, 2। तो यहां से ऊपर की ओर ले गए एक लेखा, यहां से 2, यहां से आगे की ओर लाए, जहां दोनों ने एक दूसरे को काटा वहीं पर हमने क्या लगा दिया, निशान लगा दिया। तीसरा, अगला देखें, t बराबर है 4 तो r का मान है 1। t बराबर 4 तो 4 से ऊपर की ओर ले गए एक रेखा, तो r का मान कितना है, 1। यहां पर ले गए, ये हमारे पास ये आ गया। और अगला है t बराबर 4 1, फिर अगला है t बराबर 5 तो r का मान 0। तो t बराबर 5, 5 कौन सा है, ये वाला, और r का मान क्या है, 0। तो ये 0 का 0 आ गया। तो t बराबर 5 तो r का मान क्या हो गया, 0। ये जितने आपको डॉट मिले हैं, इन डॉट को यदि मिलाते हुए इनको आपस में मिला दिया जाए तो यही हमारा क्या होता है, एक ग्राफ तैयार होता है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान है। x अक्ष पर एक चर ले लिया जो कि समय है, y अक्ष पर दूसरा चर ले लिया जिसे हम अभिकारक की सांद्रता कह रहे हैं। समय के साथ, जब समय t बराबर 0 था तो सांद्रता थी 10, जब t बराबर 1 हुआ समय तो सांद्रता थी 7। तो कैसे करना है, 1 से ऊपर की ओर डॉटेड लाइन खींचनी है और 7 से इधर की ओर क्षैतिज रेखा खींचनी है, जहां दोनों एक दूसरे को काटे वही बिंदु हमारे को लेना है। अगली बार जब समय 2 था तो सांद्रता थी 4, तो 2 से ऊपर डॉटेड लाइन खींची, 4 से इधर की ओर डॉटेड लाइन खींची, जहां काटा वहीं पर हमने निशान लगा दिया। इसके बाद जब समय था 3 तो सांद्रता हो गई थी 2, तो 3 से ऊपर की ओर लाइन खींची, 2 से इधर खींची, जहां पर काटा वहां पर डॉट लगा दिया। जब समय था 4 तो सांद्रता थी 1, तो इधर से ऐसी लाइन, इधर से ऐसी लाइन, जहां पर काटा यहां पर ही आ गया। अगला जब समय था 5 सेकेंड तो सांद्रता हो गई थी 0, तो 0 में ये दोनों के दोनों यहां पर आ जाएंगे। अब इनको मिलाती हुई एक रेखा खींचनी है, तो कैसे खींचेंगे रेखा, इस प्रकार से मिलाते हुए खींच लीजिए। ऐसे करके थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। इस तरीके से हमने एक रेखा खींच दी। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारे पास जो ग्राफ हमें मिला है, यही ग्राफ किस किस के बीच में, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रही है, ये ग्राफ इसको प्रदर्शित कर रहा है। अब दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कि उत्पादों की सांद्रता समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रही है उसको प्रदर्शित करेगा। तो उसके लिए ग्राफ इस प्रकार से ले रहे हैं। यहां पर हमने फिर से क्या ले लिया, अब की बार समय ही ले रहे हैं। समय आप जानते हैं ये बराबर t बराबर समय क्या है, t, x अक्ष पर t का मान यहां पर कितना है, 0, यहां पर 1 2 3 4 5, और सांद्रता फिर से हमारी 10 तक है, तो ये हो जाएगी यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब की बार ये क्या है, उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता। ध्यान रखिएगा ये कौन सी अक्ष है, y अक्ष। उत्पादों की सांद्रता ऊपर की ओर, जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, p से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते थे, r से प्रदर्शित करते थे। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब आपने कौन सा वाला लेना है, ध्यान रखिएगा, अब आपने ये वाला ब्लॉक को समझना है। समय तो t ये रहेगा, लेकिन अब इस काले वाले को छोड़ करके ब्लू वाले बॉक्स पे ध्यान देंगे। जब समय है t बराबर 0 तो p का मान भी है 0। तो जब t बराबर 0, ये क्या है t, t कहां है, यहां पर 0 है।
तो ये क्या है ऊपर की ओर p का मान भी 0 यहां पर है, तो पहला बिंदु हमें यहीं पर मिल गया, ये पहला बिंदु मिल गया। दूसरा, जब t बराबर है 1 तो p का मान है 3, t बराबर 1 तो p का मान 3, तो 1 3, जब t का मान है 1 यानी कि ये हो गया ये वाला, और p का मान कितना है 3 3 यानी कि ये। तो क्या तरीका बताया था, यहां से डॉट डॉट करती हुई ऐसी रेखा खींचिए, यहां से डॉट डॉट करती हुई ऐसी रेखा खींचिए, जहां दोनों एक दूसरे को काटें वहीं पर आपने निशान लगा लेना, पहला आ गया। अगली बार t बराबर है 2 तो p का मान कितना है 6, तो देखिए ये t है, t में का मान कितना आ गया 2, तो p का मान कितना हो गया 6। तो फिर से यहां से डॉट डॉट करती हुई ऐसी रेखा खींचनी है और नीचे से ऊपर की ओर डॉट डॉट करती हुई ऐसी रेखा खींचनी है, जहां एक दूसरे को काटे वहां पर निशान लगा दिया आपने, दूसरा काम। तीसरा, t बराबर 3 तो p का मान हो गया 8, तो p का मान कौन सा हो गया ये 3, और p का मान 8 कहाँ है ये वाला है, तो इनको फिर से ये रेखा ऐसे खींच देनी है डॉट डॉट, यहां से रेखा ऊपर की ओर नीचे ऐसे खींच देनी है, जहां एक दूसरे को काटे ये हमारे पास आ गया। अगला देखें, जब t बराबर 4 तो p बराबर 9, तो t बराबर 4 यानी कि ये, तो p बराबर 9 क्या है ये वाला, तो यहां से एक रेखा ऐसे खींचिए, यहां से 4 में एक रेखा ऐसे खींच दीजिए, तो ये जहां पर कटे ये बिंदु आ गया। ठीक इसी प्रकार से जब p बराबर है 5 तो जो प्रोडक्ट है वो कितना है 10, इसकी सांद्रता, तो t बराबर ये हो गया 5 और प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी होगी 10, तो यहां से एक क्षैतिज रेखा आपने ऐसे खींच दी और यहां से एक क्षैतिज रेखा इस प्रकार से खींच दी, ये यहां पर मिल गया। तो अब इस ग्राफ को ही आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है, इन सब बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। तो कैसे खींची जाएगी, ये इस प्रकार से खींची जाएगी, इस प्रकार से। तो ये किसको सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है, ये उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है समय के साथ। तो ये हमने क्या करा, यहां से इन दोनों चीजों को ड्रॉ किया। आप अच्छे से इसको ड्रॉ करेंगे बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत आएगा, ये ऐसे में आएगा तो ये इस प्रकार से आता है, ये इस प्रकार से कर्व तैयार होता है। अब हम यहां से भी क्या कर सकते हैं, इन फार्मूले के वैल्यूज को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करिए, कोई भी दो ले लीजिए, मान लेते हैं मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, मान लेते हैं मैं यहां से ये ले रहा हूं, ये और ये और ये जो यहां से लेके, मान लेते हैं पहले इसका नाम ले लेता हूं, मान लेते हैं ये बिंदु है A, ये वाला बिंदु है B और ये वाला बिंदु है C। तो ये जो AC है ये है इस ग्राफ का ढाल, और किसी भी ग्राफ का जो ढाल होता है उस सामान्यतः हम देखें मैथमेटिक्स में वो tan थीटा से रिप्रेजेंट होता है, और tan थीटा बराबर होता है ये लंब और बटे आधार। तो हम ये जो ग्राफ का जो ढाल है, ये वाला ढाल, ये वास्तव में प्रदर्शित करता है औसत वेग को, औसत वेग, और औसत वेग बराबर किसके आएगा, AB बटे किसके, BC के। अब AB किस में है, आप देख रहे हो ये R है, तो यहां पर यदि इस मान को मैं R1 मान लूं, इस मान को मान लूं R2, और वैसे इस मान को B वाले, इस वाले मान को मान लूं T1, ये वाला जो चल रहा है ये T1, और ये वाला जो मान है इसको मान लूं मैं T2। तो इसको लिख सकता हूं मैं, ये हमारा AB का मान ये यहां पर लिखते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। औसत वेग बराबर, मैंने कहा AB बटे BC, AB बटे BC। AB क्या चीज है, AB, A यहां से लेके यहां तक, यहां पर मान लेते हैं R का मान है R1 और यहां पर मान है R2, तो मैंने क्या लिख लेंगे, ज्यादा में से कम घटाते हैं तो लिखते हैं R2 माइनस R1, या ऐसे में रख लीजिए सीधे, ये हम सीधे लिख लेते हैं R1 माइनस R2 बटे नीचे क्या आ गया BC, तो BC का मान कितना आ गया, ये हो गया T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब आप चाहें तो वैल्यूज रख लीजिए, आपका मान कैसे निकल के आएगा। R1 का मान देखिए कितना है, R1 का मान है 7, और R2 का मान कितना है, R2 का मान है हमारा 2, R2 का मान हो गया 2। T2 का मान कितना है, T2, ये देखिए T2 का मान कितना है 3, और T1 का मान कितना है 1, तो ये आ गया 3 माइनस 1, तो 7 में से 2 गया 5, और ये 3 में से 1 गया कितना हो गया 2, भाग देंगे कितना हो गया 2.5, तो औसत वेग निकल गया 2.5
5। इसका मात्रक क्या है? ऊपर की ओर जो R है ये है सांद्रता, और सांद्रता नापी जाती है मोलरता के पदों में, और मोल का मात्रक होता है, ये हमारा होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है? समय भी आ रहा है, तो प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये मान निकल गया। इस वाले डायग्राम से भी यदि यही चीज निकालें तो ध्यान रखिए क्या क्या चीजें हमने ले रखी वो देखिए। समय ले लिया था 1 तथा 3, तो समय लिया है ये वाला 1 और 3, और उस क्षण हमने यहां पर लिया था वैल्यूज कौन सी वाली? 2 वाली और 7 वाली, बिल्कुल इसके पैरेलल ले रहे हैं, ये वाली 2 वाली और 7 वाली, ये वाली, क्योंकि ये तो एक दूसरे के रिवर्स आएगी ना, तो हम यहां से लेंगे 2 और 7। देखिए समय हम ले रहे हैं 1 तथा 3, तो समय हमने लिया 1 तथा 3, बस 1 और 3 का लेना है, 1 और 3। 1 में क्या था? ये 3 था, 3 में क्या था? ये 8 था, तो ये वाला ग्राफ लेना है, ये और ये जो हमारा जो ढाल है, इसी ढाल को हम क्या कहेंगे? औसत वेग, औसत वेग। अब यहां पर इस त्रिभुज के नाम हम कुछ और रख लेते हैं, यहां हमने ए बी सी रखा था, यहां पर लगते हैं डी ई एफ। तो औसत वेग जो ग्राफ का ढाल होता है, ये वाला ढाल, इसमें ये वाला है, ये हमारे पास क्या है? ढाल। तो औसत वेग बराबर क्या आ जाएगा? डी ई बटे नीचे क्या आ जाएगा? ई एफ या एफ ई या ई एफ, कुछ भी लिख सकते हैं। अब डी ई का मान कितना है? डी का मान कितना था? 8, और ई का मान कितना है? ये है 3। ये डी बिंदु, ये देखिए ये इससे जुड़ रहा है, ई बिंदु इससे जुड़ रहा है, तो डी के सामने क्या आया? 8, ई के सामने क्या आया? 3, तो 8 माइनस 3। अब देखिए ई एफ, ई नीचे की ओर आएंगे तो ये क्या आ रहा है? 1, और ये वाला ई कितना आ रहा है? 3, तो नीचे आ जाएगा ई एफ, यानी कि 3 माइनस 1, तो 8 में से 3 गया 5, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, तो आंसर कितना आया? 2.5। तो वही सेम आया 2.5, साथ में आ जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? औसत वेग को ज्ञात कर सकते हैं। यहां मेन आपने फोकस समझना है कि ग्राफ कैसे बनते हैं और ग्राफ के द्वारा आप कैसे इसे ज्ञात कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये जो औसत वेग निकाल रहे हैं अभिकारक की सांद्रता के रूप में, ये औसत वेग का फॉर्मूला था, औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और ये जब उत्पादों के संदर्भ में लेते हैं तो लिखते हैं औसत वेग बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। और यही चीज हमने क्या करी है? यहां प्रूफ करके सामने रखी। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने इस बात को समझा कि किस प्रकार से हम उत्पादों की सांद्रता जो घट रही है, और उत्पादों की सांद्रता जो बढ़ रही है, अभिकारकों की सांद्रता जो घट रही है समय के साथ, उसकी हेल्प से हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, और ग्राफ की सहायता से हम औसत वेग को ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। आप एक बार इसे फिर नोट कीजिए, अगली क्लास में हम इसके आगे की चीजें होंगी वो आपके सामने रखेंगे। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।